एक बार लगा के रखो। ये ना, यहीं से शुरू होगा, शुरू यहीं से ना। 31 नंबर, 31 नंबर से ना। चलिए ठीक है। चलिए 31 से देखेंगे आप लोग। 31 नंबर, 31 नंबर से सवाल क्या है देख लेंगे। कहता है कि भारत के उत्तर में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तो ये स्पष्ट है, कई बार मैंने आपको बताया है कि भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार। कौन पठार? ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। दुनिया का क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन? तिब्बत का पठार। इसके अलावे कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं दुनिया के अंदर। जैसे एक पठार है अनातोलिया। तो याद रखेंगे कि अनातोलिया का जो पठार है वो याद रखेंगे तुर्की में है। कहां पे? कौन सा पठार? अनातोलिया। कौन सा? तो अनातोलिया का पठार कहाँ है? और कई बार मैंने बताया है पमीर। कौन? पमीर पठार की बात करेंगे, ये चाइना में है। कहाँ है? कहाँ पे? कौन पठार? तो पमीर का पठार कहाँ है? जबकि भारत में एक महत्वपूर्ण पठार है डेक्कन। कौन सा? तो बताओ भाई, डेक्कन का पठार किस देश में है? भारत। किस देश में? कौन पठार? तो डेक्कन पठार कहाँ है? पमीर पठार चाइना। पमीर पठार अनातोलिया तुर्की। अनातोलिया तुर्की। और दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। कौन पठार? तो दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन? जो चाइना के अंदर है। कहां पे? कंफर्म ना? चलिए, तो यहां पर पूछा गया था कि भारत के उत्तर में, तो भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार है और हिमालय के वो उस पार है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक तो नॉर्मलाइज याद रखेंगे, कोसी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसका शोक? तो बिहार का शोक नया चेचिस है। वहां से उठो, तुम उठो, उठिए, यस पीछे बैठिए, कोई बात नहीं है। तबादला, गृह मंत्रालय तबादला कर दिया है। जैसे कोई एसपी, कोई डीएम, नहीं थोड़ा और पीछे, वो वाली पीछे, तो भी पीछे ही जाके बैठो, वो लंबू। जैसे है ना, जो शांत इलाका है वहां पर कोई बदमाश एसपी आ जाएगा, थोड़ा सा रुआब दिखाने वाला, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एसपी का काम है लोगों के बीच अच्छा समन्वय बना के। वो डिक्टेटरशिप नहीं कि हम एसपी हैं तो शांति फिर वो गड़बड़ कर देगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हम वैसे जॉन जहां पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप अपने आप को सोच रहे थे कि हम भी हैं, तो हमरे सामने आप रहिएगा। अरे हम प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, तो हमरे हिसाब से फिल्म में काम न कीजिएगा, ये अपने हिसाब से एक्टिंग एक्टिंग कीजिएगा। नहीं देंगे होने, तो हिसाब से थोड़ा सा रहना है ना।
और हम तो पहले बोले थे कि हम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, हम मारेंगे भी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, कोई अनियमितता नहीं। ई की कर रहा है लौंडा बीच में, जैसे नया नया चेचिस आएगा तो हमको देखता है कि हल्के में ले लेता है, तो यो मास्टर होगा न, तो बीच बीच में जो है थोड़ा सा चुस्की लेता है, बोलेंगे दुनिया के सबसे बड़ा पठार, तो तनी तेज आवाज में दिखाएगा सबको, पमीर पठार। हम क्या, अच्छा तुमको भेज देते हैं हम जो है ना मैक्सिको के पठार पर, है ना। एक्टिव रहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि देख हम भी हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं चलता है। बात समझ गए ना, यहाँ सिर्फ मेरा चलता है। इसलिए अगर कोई नया चेचिस आए उसको हिदायत दे दीजिए। बात समझ गए ना, खुद हम जो है ना दंतेवाड़ा से रिटायर हैं। बात समझ गए ना, हाँ, दंतेवाड़ा और दूसरा पुंछ सेक्टर जम्मू कश्मीर से रिटायर हैं हम। बात समझ गए ना, इसलिए अगर कोई अनियमितता नहीं चलने देंगे, कि ध्यान रखिएगा। लफंगा तो खैर आज तक हमको मिलवे नहीं किया है, एक मिला भी, एक मिला तो तुरंत देखिए, कोई भी स्टूडेंट है ना वो गार्जियन से डरता है। पटना में कितना वो कुछ कर ले, कोई हॉस्टल कोई हॉस्टल, लेकिन वो गार्जियन और अपने समाज से डरता है। हम कुछ नहीं किए, हम तुरंत जो है, वैसे हमारे पास है बहुत सारे, पहले पता लगाए कि कौन जिला के है और कौन थाना के है, तो ऑटोमेटिक है। उतना हम कर चुके हैं कि लगभग बिहार के थाने में मेरा स्टूडेंट एगो आधगो है। तुरंत कॉल किए हम वहाँ, बोले कि वहाँ से नंबर जुगाड़ करना इसके बाप का। बोला सर तुरंत जो है, वो मुखिया कॉल किया, थाना था, थाना में सब इंस्पेक्टर था, वो मुखिया कॉल किया, मुखिया तुरंत उसका बाप का नंबर दिया, बाप को हम लगा के बोल दिए कि जो तुम्हारा आपका जो चेचिस है ना, यहाँ बहुत गड़बड़ी कर रहा है। बात समझ गए ना, मतलब अपने लहजे में हम बताए कि देखिए पढ़ने के लिए आया है और बहुत इसका शिकायत है, शिकायत ऐसा है कि चल जाएगा जेल। तुरंत तू कॉल किया, है ना, तुरंत कॉल किया, उसके बाद मामला बढ़िया सरदा गया। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी पढ़ा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को कहा जाता है प्यारे। कोसी इसलिए शोक है क्योंकि ये नेपाल से जब उतरती है तो अपने साथ गाद लेके आती है। क्या लेके आती है? गाद। इसको अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। ये गाद या अवसाद, या इसको नॉर्मल में समझ लीजिए कि कीचड़ लेके आता है। क्या लेके? ढेर सारा मलबा लेके आता है। इस कारण कोसी ज्यादा गहरी नदी नहीं है। और क्या है, जब वो गाद लाके जब वो अपने बेसिन में बिछा देती है तो वो कभी भी मार्ग बदल देती है। मतलब जैसे ही मुख्य मार्ग में लेके कीचड़ आया तो वो ऊंचा हो गया, और जैसे ही ऊंचा हुआ तो मुड़ गया इधर। इस लेकर ये नदियां मार्ग बदलने के लिए बदनाम है। क्या बदलने के लिए? और जब मार्ग बदलेगा तो ऑटोमेटिक है दूसरे जगह जाएगा, और दूसरे जगह जब जाएगा तो दूसरे जगह ध्यान रखेंगे ज्यादा वो जान माल का नुकसान करेगा। इस लेकर बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी। सबसे पहले कोसी बिहार के सुपौल पहुंचती है। कहां पहुंचती है? सुपौल पहुंचती है। सुपौल के रास्ते सहरसा। ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोसी से है तो सुपौल सहरसा है। इसके अलावा खगड़िया जो कोसी बेल्ट कहलाता है, और फिर ये गंगा की सहायक होती है। कोसी याद रखेंगे नेपाल में इसकी 7 धारा मिलकर सप्त कोसी कहलाती है। क्या कहलाती है? जबकि इसकी मुख्य धारा नेपाल में अरुण के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? किसके नाम से? तो इसकी मुख्य धारा किस नाम से? जबकि इसकी 7 धारा सप्त कोसी। 7 धारा, तो 7 धारा क्या कहलाती है? लड़की का है बिठल, तबीयत खराब है, तो ध्यान रखिएगा अरुण के नाम से जानी जाती है। कौन भाई? कोसी। कौन? 7 धारा क्या कहलाती है? सप्त कोसी। अपने साथ क्या लेके आती है? गाद या अवसाद। गाद या, सबसे पहले बिहार के किस जिले में? सुपौल। किस जिले में? कौन सी नदी? और ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की क्या है?
कौन सी नदी? मार्ग बदलने के लिए बदनाम कौन नदी? मार्ग बदलने के लिए बदनाम, मार्ग बदलने के लिए कौन सी? कन्फर्म ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी कौन सा देश लिया है? कौन? देखिए भाई, भारत अपने आस पड़ोस के 2-4 देशों को लाचारी है इसके साथ। जैसे ध्यान रखेंगे, 1-2 बेटा नालायक निकल जाता है तो उसको बाप को लेके चलना पड़ता है समाज में, नहीं तो समाज वाला ताना देगा कि काहे तुम इतना मेहनत करके पैसा जमा किया या तुम्हारे पास संपत्ति है तो किस काम का है। तो इस लेकर भारत बीच में 2-4 देश को लेके चलता है। जैसे पहले तो नेपाल, किसको? नेपाल इतना है इसको टॉर्चर करता है, जैसे जो बेटा देखेगा लपुआ होगा बाप को ज्यादा टॉर्चर करेगा, दिखाइए बीड़ी पी लेगा। अब बाप को लगता है कि समाज के बीच पिएगा तो हमारे जो भी दूगो बढ़िया बेटा और शादी विवाह में दिक्कत हो जाएगा, तो उसको कहता ठीक है तो बीड़िए पिएगा लेकिन घर में बंद होके पी, लेकिन पी, बाहर में मत पी, है ना। तो उसी प्रकार से नेपाल है। नेपाल क्या होता है कि बार बार कभी कभी क्या होता है कि जबकि सब कुछ आप नेपाल और बिहार या भारत की बात करेंगे तो दोनों को लगभग सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो बीच बीच में क्या करता है कि भारत से ध्यान रखेंगे ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए ध्यान रखेंगे चीन के तरफ मुड़ जाता है, कहता हम जा रहे हैं चीन के तरफ, उधर से हम सब कुछ व्यापार करेंगे। फिर भारत कहता अच्छा रुक ले, कितना पैसा चाहिए? तो इतना पैसा, मतलब सारा फंड कोसी परियोजना पर जितना पैसा कुल भारत खर्च करता है, क्या उसके पास पैसे नहीं है? अब पैसा नहीं तो सब कुछ करता है। बगल में भूटान है, नहीं तो क्या है कि वो घर लूटे गवार वाली कहानी हो जाएगा, है ना। कि होता क्या है कि जैसे ही भारत भूटान, नेपाल, श्रीलंका को थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे अलग किया, चीन उधर से आ जाता है, चल हमारा साथ हमरे घर में बीड़ी पीना। अगर कोई किसी का बेटा बहक रहा है तो याद रखेंगे पड़ोस वाला बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार बाप जो है अपने सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए, पारिवारिक सुरक्षा को देखते हुए कहता है जे करना है कर, लेकिन थोड़ा सा बच के, समाज क्या कह रहा है देख रहा है ना। तो इस लेकर नेपाल, भूटान, इसके अलावा श्रीलंका तो ऐसा चला गया हाल के दिनों में कि ध्यान रखेंगे पूरा चीन उसको कर्जा दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको आस पड़ोस बिगाड़ देगा, छत पर चढ़ा देगा, जैसे बच्चा बोलेगा छत पर चढ़ा देगा, फिर बोलेगा वहां कूदो ने कुछ नहीं होता है, हम बहुत कूदते थे, अब पैर जब टूट गया तो बाप पैसा खर्च करेगा। वही बात श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका को इतना कर्जा दे दिया चाइना, इतना कर्जा दे दिया कि पहले बोला कि जो पूरा तुम पैसा लो, अब पैसा लेके कर्जा इतना कर दिया कि श्रीलंका दिवालिया घोषित हो गया। अब जो है चाइना बैकफुट पर चला गया, बोला कि अब हमको कोई मतलब नहीं। वही बात है, बच्चा गिर गया और जब पैर टूट गया तो बोला कि वो चला गया, अब बाप खर्चा करे। बगल में भारत है, अशांति देखता है, वहां गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी, शायद आप लोग देखे होंगे कि वहां के, ध्यान रखेंगे, वहां के राष्ट्रपति भवन में आम जनता जाके घुस गया। अब पूरा का पूरा व्यवस्था अस्थिर और अशांति हो गया, गृह युद्ध की स्थिति बन गई। अंत में भारत जाकर वहां पर मामला को डील किया, भारत मदद किया। आर्थिक मदद करने के बाद श्रीलंका फिर ध्यान रखेंगे कि मुख्य मार्ग में आया। तो ये ध्यान रखिएगा कि भूटान की बात करेंगे तो भूटान के विकास में किसका योगदान है? भारत का। किसका भाई? किसका? भूटान की बात करेंगे, भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? कितने राज्य? 4। कितने? तो भूटान से कितने राज्य? 4। कितने? जिसमें पहला है सिक्किम। कौन पहला? कौन? सिक्किम के बाद आसाम, सिक्किम के बाद आसाम। कौन सा? आसाम के बाद पश्चिम बंगाल, आसाम के बाद कौन? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद अरुणाचल। कौन सा? तो बताओ भाई कि भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितने राज्य? 4। कितने? 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 पहला कौन? सिक्किम। पहला कौन? सिक्किम के बाद आसाम के बाद पश्चिम बंगाल के बाद। तो बताइए कि अगर सवाल पूछा गया कि भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितने राज्य? 4। कितने?
कितने? कंफर्म ना? जबकि भारत का एक प्रमुख और लैंडलॉक व असल अवरुद्ध देश भूटान है, जो 2 देशों से घिरा हुआ है, भारत और चीन। भारत और कौन भाई? भूटान। कौन? तो भूटान कितने देश से घिरा है? 2। कितने? कौन कौन? भारत और भारत। कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता भाई कि भारत की कौन सा राज्य सीमा भूटान, चीन तथा म्यांमार तीनों देश से लगती है? कौन? कौन? अरुणाचल प्रदेश। कौन भाई? तो अरुणाचल की सीमा याद रखेंगे, मुख्य रूप से अरुणाचल की सीमा 3 देशों से लगती है। कितने देशों से? कितने से? कितने? कंफर्म ना? तो अरुणाचल की सीमा कितने देशों से? 3 देश। कितने देश भाई? किसका? अरुणाचल। किसका? जैसे ध्यान रखेंगे, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 1 से अधिक देशों से लगती है। जैसे मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर हम बात करें आपको, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि भारत की बात करेंगे, यहां पर अरुणाचल है। सबको पता है कि ये अरुणाचल है कि नहीं है? भारत का सबसे पूर्वतम राज्य कौन? अरुणाचल। अरुणाचल की सीमा 3 देशों से लगती है। पहला तो चीन। कौन? चीन के बाद भूटान। कौन सा? और भूटान के बाद म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। कौन सा? तो सीधा अरुणाचल की सीमा कितने देश से? 3 देश से लग रहा है कि नहीं? पहला भूटान। कौन? चीन, म्यांमार। भूटान, चीन, म्यांमार। कितने से? कितने? 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 कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखेंगे सिक्किम। कौन सा? यहां बताइए, सिक्किम है कि नहीं? सिक्किम की सीमा भी 3 देश से। कितने? नेपाल। कौन? कौन? चीन। कौन? और भूटान। कौन? तो बताओ भाई, सिक्किम अगर पूछ दे कि सिक्किम से कितने देश की सीमा लगती है? 3। कितने? नेपाल, चीन और नेपाल, चीन और नेपाल, चीन और कंफर्म ना? और यहीं पर एक विवाद चाइना के साथ हुआ था, और यह विवाद था, याद रखेंगे, डोकलाम विवाद। कौन सा? डोकलाम। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा कि अगर डोकलाम विवाद की बात की जाएगी, तो डोकलाम विवाद ध्यान रखिएगा भारत और चीन के बीच। भारत और किसके बीच में है? कौन विवाद? और डोकलाम है कहां? सिक्किम। कहां है? कौन सा? डोकलाम। कौन सा? जबकि हमने ये बताएंगे, ये है लद्दाख। कौन है कि नहीं है? लद्दाख की सीमा भी याद रखेंगे 3 देशों से लगती है। कितने? देखो, लद्दाख सीमा बनाता है चीन से। किसके साथ? चीन के बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद, तो बताओ भाई, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कितने देश से सीमा? 3। कितने? जिसमें चीन, पाकिस्तान और कौन सा? कौन? कौन? कंफर्म ना? जबकि याद रखिएगा, तो ये स्पष्ट रूप से इस तरीके से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, कहता है भाई, ध्यान देना है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते थे? मैकमोहन। कौन? ये सीमा का निर्धारण 1914 में। कब हुआ? 1914 में सर हेनरी रेडक्लिफ ने, याद रखेंगे, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया, जो भारत और चीन के बीच। भारत और किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा? मैकमोहन। कौन? इसका निर्धारण कब किया गया? 1900
जबकि भारत और पाकिस्तान कई बार बताएं कौन? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। भारत और किसके बीच? भारत और कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। कौन सा? जबकि सरक्रिक विवाद पढ़ाए ना, तो सरक्रिक विवाद किससे किसके बीच? भारत और, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक और विवाद है सरक्रिक। कौन सा? तो सरक्रिक विवाद की बात करेंगे किसके किसके बीच? भारत और कौन विवाद? जबकि एक याद रखेंगे न्यू मरे। कौन सा? न्यू मरे द्वीप को लेकर विवाद है भारत और बांग्लादेश। भारत और तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवाद है न्यू मरे। कौन? तो न्यू मरे द्वीप को लेकर विवाद किन दो देश के बीच? भारत और कौन विवाद? न्यू मरे। कौन? सरक्रिक विवाद किसके किसके बीच? भारत और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और मैकमोहन भारत और चीन। भारत और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1900 कंफर्म ना? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल, वही सवाल फिर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। कौन सा भाई? तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देश के बीच? भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण किस सिद्धांत पर सहमति दी? बताइए किसके? प्लेट। याद रखेंगे विवर्तनिक सिद्धांत। कौन सिद्धांत? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कौन सिद्धांत? अब सवाल है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, भाई ध्यान देना, तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करेंगे, गौर करेंगे। ये भारतीय उपमहाद्वीप है, आराम से समझेंगे। ये भारतीय उपमहाद्वीप है भाई, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे। तो ये आपका भारत है, सबको पता है कि नहीं है? बताइए। भारत लग रहा है ना? ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक विभाजन, इसके भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, तो इसके भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे इसमें प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बड़ा योगदान है। आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले जैसा भारत दिख रहा वैसा भारत नहीं था, जैसा भारत था वैसा नहीं था। जैसे आज से 20 साल पहले ये लड़का जैसा अभी लग रहा वैसा नहीं था। इसके फिजिकल स्वरूप में अंतर है कि नहीं है? और आज के 30 साल बाद फिर ऐसा ही नहीं रहेगा, इसके भौतिक स्वरूप में अंतर आएगा। इसका बाल पूरा उजला हो जाएगा, इसका शरीर इस तरह से नहीं रहेगा, इसका हाइट भी घटेगा, है ना? ऐसे भी हाइट तो जो याद रखेंगे आज से 20 साल पहले जो हाइट अभी है वो हाइट नहीं था। तो बताइए, जब किसी व्यक्ति के भौतिक स्वरूप में अंतर हो सकता है, उसके फिजिकल स्वरूप में अंतर हो सकता है, तो क्या भारत आज से 5 करोड़ वर्ष पहले ऐसा था? नहीं था। और आज के 5 करोड़ साल बाद ऐसा रहेगा? नहीं रहेगा। रहेगा? ये तो मैं कई बार से आपको बताते हुए आ रहे हैं कि आज से 100 साल पहले ये बिल्डिंग था? ये बिल्डिंग था? नहीं था। और क्या आज के 100 साल बाद ये बिल्डिंग रहेगा? क्या 100 साल अभी आज के 100 साल पहले ये जितने लोग और हम लोग यहाँ थे, कहीं तो होंगे, कोई स्वरूप था? नहीं था। और क्या आज के 100 साल बाद यहाँ पर कोई रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। तो बताइए कि भौतिक स्वरूप का खात्मा या नाश हुआ कि नहीं हुआ? 100 साल के बाद यहाँ फिर कुछ और रहेगा? ये रहेगा नहीं रहेगा वो तो कोई नहीं जानता। 100 साल पहले भी क्या था वो हमको भी पता नहीं, और 100 साल बाद भी कौन यहाँ रहेगा किसी को पता नहीं है। तो ध्यान रखेंगे भौतिक स्वरूप में
ये पूरा का पूरा एरिया प्यारे था थैटिस सागर। कौन सागर? कौन सागर? थैटिस सागर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, ये पूरा का पूरा एरिया याद रखेंगे थैटिस सागर था। कौन सागर? तो आज से 5 करोड़ वर्ष पहले याद रखेंगे, यहाँ हिमालय था नहीं, हिमालय था नहीं, क्या था? थैटिस सागर। कौन सागर? अब वर्तमान में यहां पर क्या है? हिमालय। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में क्या है कि नहीं है? उसके बाद प्यारे ध्यान रखिएगा, यहां पर थैटिस सागर था, तो ये प्राचीनतम भूखंड जो था, ये दक्षिण भारत, जो आप अभी ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पहाड़ था, पठार था। मैग्मा निकला होगा, पठार बन गया होगा, ये सब पठार था, ये सब पठार था। और ये बीच में गड्ढा था। बीच में क्या था? जब हिमालय बना तो ये सब गड्ढा, जहां हम लोग हैं ना, पूरा गड्ढा था। ये था लगभग 5-6 किलोमीटर गड्ढा था ये, जहां पर हम लोग अभी खड़ा है। अब बोलेगा मास्टर झूठे बोल रहा है, गड्ढा है, ऐसे अपन मनीष बोल रहा है, ये सब बात समझ रहे ना। लेकिन ऐसा पढ़िएगा तब पता अपने खुद चलेगा, अभी तुम कुछ नहीं बोलेंगे। ये गड्ढा था, और ये गड्ढा को ध्यान रखेंगे, हिमालय की नदियां गंगा, कौन? ब्रह्मपुत्रा, कौन? सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ये सभी लाला के इस गड्ढे को भरकर एक विशाल मैदान स्वरूप दिया। क्या दिया? स्वरूप। क्या दिया? स्वरूप दिया। और उस स्वरूप में निखार आया। कुछ स्वरूप याद रखेंगे प्राकृतिक होते हैं, और कुछ स्वरूप याद रखेंगे, कुछ स्वरूप जो होते हैं ना, वो ध्यान रखेंगे आपके आर्टिफिशियल भी हो जाता है। जैसे अभी आर्टिफिशियल स्वरूप में अंतर होता है कि नहीं होता है? चेहरे पे आर्टिफिशियल तरीके से क्रीम और पाउडर लगा के लोग थोड़ा देर के लिए गोरा हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? जबकि एक नेचुरल है कि नहीं है? एक नेचुरल होता है। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर इस गड्ढे को मिट्टी से लाकर नदी इसको भर दिया, और एक समतल मैदान बना, जिसका नाम दिया गया गंगा का मैदान। क्या दिया गया? कौन मैदान? और ये बना प्रायद्वीप का पठार। कौन पठार? प्रायद्वीप का पठार को ही प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना। क्या कहते हैं? ध्यान देना, ये जो दक्षिण भारत है ना, ये सबसे प्राचीनतम भूखंड है गोंडवाना। कौन है? क्या है? क्या है? क्या है? ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से इतनी आबादी है, ये आबादी कभी ना कभी पृथ्वी पर, कभी ना कभी पृथ्वी पर 10-20 ही होगा। लेकिन उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा ना। आज भारत की आबादी 1.5 अरब होने जा रहा है, हो सकता है कि 3 अरब भी हो जाएगा। तो 1.5 अरब अभी किधर है ना? तो ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि कालांतर में एक ही भूखंड था, गोंडवाना। कौन? जैसे याद रखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई, तो पृथ्वी के उत्पत्ति में याद रखेंगे 2 भूखंड थे। पहला भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? क्या नाम था? पेंजिया। और इसके ये स्थल था। पेंजिया क्या था? स्थल। पेंजिया क्या था? स्थल। इसके चारों ओर जल था, जिसको पैंथेसाला कहा गया। क्या कहा गया? पैंथेसाला। क्या कहा गया? पैंथेसाला कहा गया। और ये था पेंजिया। कौन था? हुआ क्या, कालांतर में आज से करोड़ों अरबों करोड़ों वर्ष पहले याद रखेंगे कि ये पेंजिया जो एक भूखंड था, ये टूट गया। ये क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। और जो उत्तर की ओर खिसका ना, तो ये भाग कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। क्या कहलाया? और जो दक्षिण की ओर खिसका, वो क्या कहलाया? गोंडवाना। क्या कहलाया? क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। जिसमें अपना भारत जो है, अपना जो भारत है, वो गोंडवाना का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? किसका? तो दक्षिण भारत जो है, वो कौन लैंड का उदाहरण है? गोंडवाना। तो सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन था? गोंडवाना। कौन? और फिर कौन? तो पहले एक ही भूखंड था। जैसे एक ही दादा के 2 पुत्र हुए,
और 2 पुत्र के फिर 3-3 बेटा हो गया। तो जितना वो 6 पोता का तो कोई एक वो दादा था, 6 पोता के एक दादा था, 2 बेटा का कोई एक ही बाप था, है कि नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि ये गोंडवाना और ये अंगारा। फिर कालांतर में क्या हुआ कि इस गोंडवाना से ही महादेश बना और इस गोंडवाना से बना एशिया। क्या बना, क्या बना? नहीं प्यारे, एशिया नहीं बना, इससे बना, याद रखेंगे, इससे बना आपका दक्षिण भारत। कौन? दक्षिण भारत तो था ही, दक्षिण भारत के अलावे बना अफ्रीका। कौन? दक्षिण अमेरिका। कौन? कौन अमेरिका? ऑस्ट्रेलिया। कौन? ये सभी किस भूखंड के भाग थे? गोंडवाना। किसके? और अंगारा लैंड से बना एशिया। कौन? अरे कौन भाई? यूरोप। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। कौन? कौन? तो अंगारा लैंड से बना एशिया, यूरोप और कौन? एशिया, यूरोप और एशिया, यूरोप और, जबकि याद रखेंगे गोंडवाना से दक्षिण भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और, तो पहला भूखंड जो था वो पेंजिया। कौन? पेंजिया कितने भाग में बटा? कितने कितने कितने? अंगारा लैंड और, तो प्रश्न आ गया कि हमारा दक्षिण भारत जो वो प्राचीनतम भूखंड किसके भाग है? गोंडवाना। किसके? किसके? कन्फर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा कि इसी गोंडवाना के ठीक नीचे इंडियन प्लेट है। कौन प्लेट? कौन प्लेट? और ऊपर अंगारा के पास है, याद रखेंगे, यूरेशियन। कौन? अब फिर यही हुआ कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन के तरफ दबाव दिया। क्या दिया? और बीच में जब 30 सागर था तो 30 सागर में जो भी मलबा अवसाद था सब ऊपर उठ गया और ऊपर उठ जाने के बाद एक बड़े पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय का। किसका? तो बताइए, पृथ्वी पर हर वक्त, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, हर साल, 10 साल, 100 साल, लाख साल, लाखों साल, करोड़ों साल, और ये प्रोसेस चल रहा है। और ये प्रोसेस याद रखेंगे पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में अंतर कर रहा है। भौतिक स्वरूप में क्या कर रहा है? भौतिक स्वरूप में जिस प्रकार से व्यक्ति के 50, 60, 70, 80 साल के आयु में इसके बॉडी के भौतिक स्वरूप में अंतर होते रहता है, लेकिन अंतर होते रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। चलता है? ऐसा थोड़े है कि तू पता चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता कि पता चल जाएगा कि 1 दिन 2 दिन बैठल रहेंगे उसके पास और उसके बाद पता चल रहा है कि देखो देखो अभी थोड़ा सा हमारे सामने बढ़ा था, इसका आंख भी देखो अभी बढ़ गया हल्का सा। ऐसा तो पता नहीं चलता, लेकिन भौतिक स्वरूप और फिजिकल स्ट्रक्चर में तो बदलाव आ रहा है, बॉडी में बदलाव आ रहा है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में भी बदलाव आता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ये पूरे भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के भौतिक स्वरूप में हर वक्त बदलाव चल रहा है, या तो वो प्राकृतिक एक्टिविटी से या फिर वो मानव एक्टिविटी से। मानव भी लगातार प्रकृति के याद रखेंगे, प्रकृति के भौतिक स्वरूप को याद रखेंगे, बदलने में लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रखेंगे इससे उसका दुष्परिणाम उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से प्रकृति आपके ध्यान रखेंगे बॉडी के स्वरूप नेचुरल रूप से बढ़ाता है। लेकिन अगर आप नेचुरल रूप ना लेकर आर्टिफिशियल तरीके से अपने स्वरूप को बढ़ाते हैं तो उसका दुष्परिणाम होता है। जैसे नेचुरल खाने पीने से जो आपका बॉडी बढ़ता है वो याद रखेंगे बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन आर्टिफिशियल अगर आप कोई प्रोटीन लेकर बॉडी बना लेते हैं तो वो प्रकृति के खिलाफ करते हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है। तो अगर आप नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बांध लगाकर रोकते हैं तो प्रकृति भी आपसे बदला लेता है, जबकि अगर प्रकृति चाहे तो वो अपना मार्ग खुद बदल लेता है। जैसे कोसी अपना मार्ग खुद बदल लेता है, लेकिन एक हम नदी पर बांध बनाकर उसके जल को एक तरफ से दूसरे तरफ डाइवर्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रकृति के खिलाफ है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकृति के स्वरूप को हम
मानव या प्रकृति, हर वक्त याद रखेंगे उसके स्वरूप के साथ क्या करते रहता है, बदलाव करते रहता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आप लोग समझ गए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ना। ये जर्मन वैज्ञानिक वैगनर ने दिया था। जर्मन वैज्ञानिक किसने दिया था, वैगनर साहब ने दिया था, याद रखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, कौन सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। हाँ लिखिए लो। प्लेट विवर्तनिक कहता, प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था। ये किया था तुजो विल्सन ने किया था, लेकिन याद रखेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया था वैगनर। किसने दिया था, वैगनर दिया था, है ना। सिद्धांत दिया था कौन, वैगनर, लेकिन शब्द का प्रयोग किया था तुजो विल्सन। किसने किया था, तुजो विल्सन ने इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इस सिद्धांत दिया था कौन, जर्मन वैज्ञानिक वैगनर। कौन दिया था, वैगनर, याद रखिएगा। प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग याद रखेंगे तुजो विल्सन। कौन दिया था, तुजो विल्सन, याद रखेंगे। अब कहता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था। यह किया था डब्ल्यू.जी. मॉर्गन। कौन किया था, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने किया था, याद रखेंगे 1667। कौन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था कौन, तो डब्ल्यू.जी. मॉर्गन। डब्ल्यू.जी. मॉर्गन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी भूपट्टी कितने प्लेट से बनी है, 6 बड़ी प्लेट। कितने बड़ी प्लेट, 6, और 9 छोटी। लेकिन याद रखेंगे छोटी प्लेट का धीरे धीरे याद रखेंगे खोज भी किया गया, है ना। तो स्पष्ट रूप से बड़ी प्लेट, इसमें याद रखेंगे छोटी प्लेट की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़ी प्लेट याद रखेंगे, कहता है कि सिद्धांत में कितने प्लेटों से बनी है, तो 6, और याद रखेंगे छोटे प्लेट कितने हैं, 9। छोटे प्लेट कितने हैं, 9। छोटे प्लेट कितने हैं, 9। ये प्लेट क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि पृथ्वी के अंदर ध्यान रखेंगे, पृथ्वी जो हमारी है वो प्लेट से बना हुआ है, और प्लेट में मूवमेंट होते रहता है। प्लेट में क्या होते रहता है, मूवमेंट। प्लेट में क्या है, मूवमेंट है। प्लेट में क्या है, और प्लेट में मूवमेंट है। जिस प्रकार से ये पंखा चल रहा है, लेकिन पंखी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक विशेष पार्ट है बैरिंग, है कि नहीं है। तो बैरिंग के अंदर मूवमेंट है, बैरिंग के अंदर मूवमेंट है ना। उसी प्रकार से प्लेट में मूवमेंट है, और यही प्लेट होता क्या है कि यही प्लेट में मूवमेंट के कारण जब ध्यान रखेंगे 2 प्लेट आपस में टकराएगा, और टकराने के बाद ध्यान रखेंगे वहीं पर याद रखेंगे भौतिक स्वरूप में अंतर होगा, और वो पर्वत बनेगा। क्या बनेगा, पर्वत। तो 2 प्लेट के आपसी टकराव के बाद ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, पर्वत। या 2 प्लेट के आपसी टकराव के बाद भूकंप या सुनामी। भूकंप या तो याद रखेंगे, कहता है कि अगर प्लेट की अगर बात करेंगे तो प्लेट के आपसी दबाव से याद रखेंगे, आपसी दबाव से याद रखेंगे पर्वत का निर्माण होगा। किसका निर्माण, तो प्लेट के आपसी दबाव के कारण किसका निर्माण होगा, पर्वत का। किसका, जैसे हमने अभी बताया था कि हिमालय पर्वत। कौन पर्वत, बताइए। हिमालय पर्वत 2 बड़े प्लेट। कितने बड़े प्लेट, इंडियन और यूरेशियन। इंडियन और कौन, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दबाव के कारण कौन बना, हिमालय। कौन बना, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दबाव के कारण कौन बना, जबकि याद रखेंगे पैसिफिक ओशियन। कौन प्लेट, अरे लड़का स्थिर चलो, ध्यान दीजिएगा। इंडियन प्लेट, सॉरी, आपका पैसिफिक प्लेट और दक्षिण महासागरीय प्लेट के दबाव के कारण दुनिया का सबसे लंबी पर्वतमाला बना एंडीज। कौन, तो एंडीज बना 2 प्लेट के दबाव से, 2 प्लेट के। जबकि ध्यान रखेंगे
दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जो आता है उसके लिए भी याद रखेंगे जिम्मेदार है प्लेट। कौन है? क्योंकि जहां पर जापान है वहीं पर दुनिया के दो बड़े प्लेट, एक पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और दूसरा एशियाई प्लेट। दोनों प्लेट के ठीक जहां टकराता है वहीं पर जापान है। वहीं पर कौन है? अरे लड़का, हम जब निकलते तब भी दे देता, ये सब कितना हल्ला करता है। लड़के, हो गया? हाँ, 39 छूट गया क्या? अरे सुतल था तुमरे। तो ध्यान रखिएगा कि दो प्लेट के आपसी टकराव के कारण पर्वत का निर्माण होगा और सुनामी और भूकंप की घटना। सवाल है कि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके या भूकंप क्यों आते हैं रोज? क्योंकि जहां पर जापान है वहीं पर दुनिया के दो बड़े प्लेट हैं। दुनिया के क्या हैं? अरे जिसका एक्सीडेंट का चांस उसी के पास ज्यादा बनेगा जिसका घर नेशनल हाईवे के पास है। बात समझे? गलतियों से एक्सीडेंट हो सकता है या लड़ाई झगड़ा घर में हुआ तब वो जाके एनएच पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिसका घर बिल्कुल गली के अंदर है तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि एक्सीडेंट का चांस क्या है? कम। तो जहां पर प्लेटें नहीं है, जैसे हिमालय क्षेत्र में भूकंप के झटके ज्यादा आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि जहां हिमालय है, उत्तराखंड, कश्मीर, बिहार वाले कुछ एरिया में, यूपी वाले एरिया में भूकंप ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि जहां पर ये लोग हैं वहीं पर दो प्लेट का टकराव होता है, इंडियन और यूरेशियन, इंडियन और, तो भूकंप के झटके वहां ज्यादा महसूस होता है। जबकि दक्षिण भारत में भूकंप के झटके महसूस क्योंकि वहां पर कोई प्लेट का टकराव नहीं है। कहां पे? दक्षिण भारत। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जहां भी भूकंप आता है वहां पर स्पष्ट रूप से याद रखेंगे प्लेट वहीं पर याद रखेंगे एक दूसरे से क्या होता है? टकराता है। एक दूसरे से क्या होता है? टकराता है। अब ध्यान रखेंगे प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा याद रखेंगे सुनामी का खतरा बना रहता है। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा बना रहता है। इसलिए वहां बना रहता है क्योंकि वहीं पर दो बड़े प्लेट हैं। एक तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जो ओशेनिक प्लेट कहलाते हैं, महासागरीय प्लेट कहलाते हैं, और दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट में याद रखेंगे एशियाई प्लेट। दोनों जहां पर टकराता है वहीं पर जापान है। इसलिए कर दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है? जापान। कहां पे? तो दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहां पे? कहां पे? कंफर्म ना? सवाल की याद, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि भारत किस बड़े प्लेट का हिस्सा है भाई? ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय भूखंड। ऑस्ट्रेलिया और भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और कौन? भारतीय भूखंड। याद रखेंगे भारत किस बड़े प्लेटों का हिस्सा है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय भूखंड, जिसे इंडियन प्लेट भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इंडियन प्लेट। कौन प्लेट? इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के याद रखेंगे हिस्से में पड़ता है कौन प्यारे? भारतीय उपमहाद्वीप। कौन उपमहाद्वीप? भारतीय उपमहाद्वीप। ऑस्ट्रेलियाई और याद रखेंगे भारतीय, याद रखेंगे भूखंड या प्लेट, जिसे इंडियन प्लेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन प्लेट। याद रखिएगा जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संरक्षी प्लेट। क्या कहते हैं? संरक्षी प्लेट कहते हैं। जब याद रखेंगे दो प्लेट, कितना प्लेट? दो प्लेट याद रखेंगे, कहता है एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से आती है। ये एक ये दिशा से आती है और एक ये दिशा से आती है।
और दोनों रगड़ते हुए निकल जाती है, तो ऐसे को कहते हैं संरक्षित प्लेट। क्या कहलाते हैं? इसमें खतरा का चांस क्या है? कम है। लेकिन जब वही दोनों टकरा जाएगा तो क्या होगा बताइए? कोई गाड़ी केवल सट के हल्का सा रगड़ के निकल गया तो खतरा क्या होगा? कम होगा ना। और दोनों आके सामने मार देगा तो खतरा क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? तो स्पष्ट रूप से ऐसे प्लेट याद रखेंगे, संरक्षी प्लेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरक्षी। आगे कहता है भाई, ध्यान देंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने अरब वर्ष पूर्व हुई है? लगभग अनुमान है कितना? 5 अरब। कितना? तो 5 अरब वर्ष याद रखेंगे पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई है? पृथ्वी। किसका? पृथ्वी के उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों के कई याद रखेंगे, कई ध्यान रखेंगे मत हैं। और इस मत में याद रखेंगे वैज्ञानिकों का कहना था, और ये मत तब गहरा गया और जैसे जैसे आधुनिक वैज्ञानिक के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उस तरीके से नए नए सिद्धांत प्रतिपादन होते हैं। लेकिन जो पूर्व में हमारे वैज्ञानिक जो सिद्धांत को दे दिए हैं उनको हम कल्पनावादी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सोच लिया कि यही होगा। बात समझ रहे ना? तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, तो नॉर्मल व्यक्ति जाकर वहां पर सिर्फ क्या पता लगा सकता है? या तो सिर्फ पता लगा सकता है कि ये पी के होली में गिरा था, या फिर ये बेहोश होके गिरा हुआ है। तो नॉर्मल व्यक्ति पता नहीं लगा सकता है। अगर वो ब्रेन हेमरेज भी है तो 1-2 दिन आईसीयू में रहता है, वो मरा हुआ नहीं, उसको जलाना नहीं है ना, जब तक कि डॉक्टर वेरीफाई नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, तरह तरह के लोग अनुमान लगा के वहां के आते हैं। कोई कहता है कि नहीं है ना, ड्रिंक करके गिरा हुआ है। कोई बोलता है नहीं नहीं बेहोश होकर सही में लगता है मर गया है। कोई बोलता है नहीं नहीं मरा नहीं है, अभी थोड़ा सा इसका हल्का है ना। सब अनुमान लगा रहा है ना। लेकिन पूर्णतः प्रतिपादन और सत्य सिद्धांत तब आएगा जब वो डॉक्टर के पास उसके बॉडी का वेरीफाई होगा कि डेथ है या बेहोश है या फिर ब्रेन हेमरेज है या कुछ भी है। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट तो आएगा जो कि उस बॉडी और उस व्यक्ति के लिए सही होगा कि वो मरा है या बचा है। तो ये कौन हो सकता है? या वो मरा होगा या तो बचा होगा। ये अंतिम सिद्धांत कौन देगा? डॉक्टर। लेकिन कुछ अनुमान के तौर पर 2-3 व्यक्ति लगा दिया, एक अनुमान पर कह दिया कि नहीं मरिए गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके कॉन्सेप्ट को हम सही मान लेंगे। वो अनुमान लगा के चला गया, हो सकता है वो पहले बचा हो, है ना, वो हॉस्पिटल जाते वक्त डेथ हुआ है, इन्हें कि वो बोल दिया कि मर गया, चल उठाओ एक डायरेक्ट जला दे। ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं है? तो ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि 2 तरह के सिद्धांत वैज्ञानिक के हैं। एक पूर्व में जो कल्पनावादी सिद्धांत हैं, कई ने कहा कि 2 तारे आपस में टकराए और टकराने के बाद ग्रह बना, जिसमें 8 ग्रह है। जिसमें 8 ग्रह हमने आपको पढ़ाया था कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो एक वैज्ञानिक आया, बोला रे तुम बोल रहा है कि 2 तारा टकराया, सूर्य से एक तारा आके, सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य से आके टकराया और ग्रह बन गया। तो एक ने बोला कि तुम ही बताओ, तुम बोल रहा है कि 8 ग्रह सूर्य के टकराने से बना, तो जब टकराया तो 8 गो काहे हुआ? 10 गो जो होता तब। तो इसलिए कर तुम्हारे सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे, है ना। 10 गो क्यों नहीं हुआ, 8 गो क्यों नहीं हुआ? वहां पर बहुत सारे याद रखेंगे वैज्ञानिक के सिद्धांत को खत्म किया गया। जब ये बिग बैंग थ्योरी आया तो इसमें ब्रह्मांड के उत्पत्ति से लेकर ध्यान रखेंगे पृथ्वी के उत्पत्ति को भी याद रखेंगे, प्रदर्शित किया गया। और ध्यान रखेंगे फिर नए सिद्धांत में ये आया कि सूर्य के ही याद रखेंगे, सूर्य में ही विस्फोट के कारण ध्यान रखेंगे ग्रह बने और क्षुद्र ग्रह बने, और वही ध्यान रखेंगे सूर्य की क्या करना शुरू किया? परिक्रमा। सूर्य क्या करना शुरू किया? परिक्रमा। और ध्यान रखेंगे, और इसी में पृथ्वी जो था, एक ध्यान रखेंगे
ठंडे ग्रह के रूप में ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर यहाँ पर मानव का विकास हुआ, वायुमंडल हुआ, जीवों का विकास हुआ, और ये प्रोसेस याद रखेंगे करोड़ों साल का रहा और एक प्रोसेस के साथ है। और अभी भी ब्रह्मांड को लेकर, पृथ्वी को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर ध्यान रखेंगे, अभी भी वैज्ञानिक जो है सिर्फ एक अनुसंधान करके कुछ कॉन्सेप्ट ही जुटा पा रहा है। इसलिए जब भी हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, अंतरिक्ष के बारे में जब हम बताते हैं तो उसमें याद रखेंगे बहुत सारे सिद्धांत याद रखेंगे, कल्पनावादी सिद्धांत होते हैं जो सिर्फ वैज्ञानिक ने मान लिया है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इस लेकर इसमें बहुत सारा चैप्टर में खास करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति में बहुत सारे कई मत हैं। इस लेकर एग्जाम में इस तरह के सवाल से याद रखेंगे क्या होता है कि बचता है भी, जहां सेट किया जाता है वहां बचता भी है। लेकिन चूंकि बीपीएससी आ गया है तो बीपीएससी क्या किया कि बोला कि यूपीएससी में तो 4 ऑप्शन है, बीपीएससी में बोल दिया कि इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसमें तो अगर कोई भी सिद्धांत है या ना है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सही करके आइए चाहे गलत करके आइए, आंसर तो बोर्ड अपने मन से ही देगा, है ना। एक से अधिक है या एक से अधिक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सब। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जबकि मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि यहां पर बताया गया है कि पृथ्वी का उत्पत्ति लगभग यहां पर ऐड कर दिया है, कभी ऑथेंटिक नहीं बताया है कि क्या किया है, लगभग। तो लगभग कितने अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष। कितने अरब वर्ष भाई, 5 अरब वर्ष याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था और किस लैंड का भाग था, गोंडवाना। किसका भाई, गोंडवाना लैंड का। तो प्राचीनतम भूखंड 2 ही थे, गोंडवाना और कौन, अंगारा। गोंडवाना और तो प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना और अंगारा लैंड। स्पष्ट रूप से भारत का दक्षिण वाला पूरा एरिया, यहां तक कि पूरा दक्षिण भारत, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात वाला पूरा एरिया याद रखेगा प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना का भाग था। पहले याद रखेंगे एक ही भूखंड था जिसको पेंजिया कहा। पेंजिया 2 भागों में बटा, दक्षिण की ओर जो खिसका वो गोंडवाना हुआ, प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना, और उत्तर की ओर जो खिसका वो प्राचीनतम भूखंड कौन हुआ, अंगारा। और यही 2 भूखंड से कंटिनेंट या महाद्वीप का विकास हुआ। मतलब ध्यान रखेंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे कंटिनेंट और महादेश, यही 2 प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना और अंगारा लैंड के क्या थे, भाग थे। गोंडवाना और अंगारा लैंड के क्या थे। तो हमारा भारत का जो भूखंड है वो प्राचीनतम भूखंड किसका भाग है, गोंडवाना। किसका कंफर्म ना। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, है ना। नेक्स्ट कल।
सभी को गुड आफ्टरनून। पीडीएफ थोड़ी देर में आप लोग तक पहुंच जाएगा, ठीक है। प्रिंट से आ रहा है, वो दुकान के पास है, वहां से प्रिंट से रास्ते में आने में जितना वक्त लगेगा तब तक बैठ के हम लोग कुछ कुछ गाना वाना सुनते हैं, बात करते हैं कि पढ़ते हैं। देखिए यही रिजल्ट होगा। अच्छा हाँ, और एक स्टूडेंट थे जिनका था कंफ्यूजन, कहाँ गए? एक और विद्यार्थी को हम बोले थे बोलने के लिए, दो कंफ्यूजन। देखिए अभी हम लोग जब तक पीडीएफ नहीं आता है बैठे तो नहीं ना रहेंगे, क्लास को शुरू करेंगे तो जब तक हम बता रहे हैं आएगा पीडीएफ तो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। और ऐसा नहीं है कि ये क्लास फिर आप दोबारा नहीं देख सकते हैं। कहां पर देख सकते हैं? यूट्यूब पर। कितना पैसा देकर? 1 भी रुपया नहीं, यही ना? कोई टेंशन है? सिर्फ मोबाइल में डेटा को ऑन करना है और जाके देख लेना है। आगे बढ़े, आपका क्वेश्चन पे आते हैं। आपका और एक और विद्यार्थी थे, आए नहीं है लगता है। चलिए स्टार्ट करें। हम लोग का पिछला जो है वो खत्म हो गया था, तो आज से फिर इतिहास है, और वो इतिहास है क्लास किसका? 9th का। उस क्लास 9th के इतिहास में मिक्सअप क्वेश्चन ज्यादा है, और उस मिक्सअप में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। किसका है? वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो किस पर आधारित होगा? विश्व के इतिहास का। और वो पहला ही प्रश्न आपके सामने में दिख रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ का प्रमुख कारण क्या था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। बीच के फेज में देखिएगा, जैसे हमारे यहाँ भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। विश्व के स्तर पर देखिएगा अमेरिका का स्वतंत्रता क्रांति होता है, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, फ्रांस की क्रांति होती है, रूस की क्रांति होती है, चीन की क्रांति होती है। विभिन्न प्रकार के क्रांतियों में बुद्धिजीवी वर्ग का लोग और मध्यम वर्ग के लोगों का, शिक्षित वर्ग के लोगों का भी योगदान बहुत बड़ा रहता है। तो ये जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था, आखिर कौन कौन सा कारण था जिसकी वजह से ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग, इसको समझेंगे। देखिए सहज हम लोग महसूस करते हैं, जैसे आपसे बोलेंगे आरा, मुजफ्फरपुर, छपरा, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, ठीक है। अब बोलेंगे नकारगोवा, फ्लोरिडा, कितने लोग दोनों को जानते हैं? हाथ उठाइए। दोनों लोग को हम बोले हैं, जो दोनों लोग जानते हैं हाथ उठाइए। हाथ नहीं उठा, क्यों? क्योंकि वो विश्व की बात थी जो हम लोगों को पता नहीं है। भारत वाला तुरंत मुसलमपुर हाट कहाँ है? बोले ये तो बगले में है, यही है ना। तो भारत में 1857 की क्रांति पढ़े है ना, उसका कारण था तो चर्बी वाले कारतूस का एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाना, जिससे लगा कि हमारा धर्म को भ्रष्ट करने किया जाएगा। लेकिन उसका तत्कालिक कारण था ना, वो इमीडिएट काउज था ना वो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म काउज देखेगा तो उसमें क्या था? सामाजिक रूप से शोषण का शिकार था भारतीय, बोलिए हाँ या ना। आर्थिक रूप से शोषण का शिकार था भारतीय, राजनीतिक रूप से शोषण का शिकार था भारतीय, धार्मिक रूप से शोषण का शिकार था भारतीय। हर एक पहलू पर शोषण का शिकार था कौन? भारतीय, जिसके वजह से क्या हो गया? 1857 की क्रांति। ठीक उसी प्रकार कौन कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जाहिर सा बात है इसमें कोई एक कारण नहीं रहा होगा, बल्कि बहुत सारे कारण मिलकर एक जिम्मेदार ये कारण को बनाया होगा जिसकी वजह से ये संग्राम देखने को मिला। इसका जो आंसर दिया है एससीईआरटी, वो दिया कि यूरोपीय देशों के बीच व्यापार की क्या हो गई? प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय देश में जितने भी देश हैं, आप लोग पहले भी वहां पर पढ़े होंगे कि ये जो आपका देश आपको जो दिख रहा है, ये कौन सा देश है बताइए तो? कौन सा देश है? भारत। ये महादेश कौन सा है? एशिया। ये कौन है? यूरोप। ये कौन है? अफ्रीका। ये कौन है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन है? ये कौन है? अंटार्कटिका। ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यही ना महादेश है। तो इस महादेश में जो ये महादेश है जिसको हम रेड कलर कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? यूरोप। क्या नाम है? यूरोप। तो यूरोपीय देशों के बीच व्यापार की क्या हो गई? प्रतिस्पर्धा। तो ये व्यापार का प्रतिस्पर्धा होना लाजिमी सा बात था 1492 के आसपास, यानी ऐसा बोले एनसीईआरटी के शब्दों में या एससीईआरटी के शब्दों में 15वीं शताब्दी के दौरान बहुत सारे भौगोलिक खोज होना प्रारंभ हो गए थे। बहुत सारे भौगोलिक खोज होना प्रारंभ हो गए थे, जिसकी वजह से 1492 में अमेरिका जैसे शहर का पता चला था, कोलंबस के द्वारा पता चला था ना। और 1498 में भारत का भी पता चला था, क्योंकि भारत तो पहले से ही था, लेकिन समुद्री मार्ग से यूरोपीय लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, जो पता चला 1498 में। इसलिए बोलते डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के खोज करता थे कौन? वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल के निवासी थे। और ये जो था आपका जो अमेरिका को खोजा था, जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, और ये कोलंबस थे स्पेन के निवासी।
मूल रूप से अगर निवासी पूछेगा तो इटली के निवासी थे। तो इटली हो, स्पेन हो, पुर्तगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो, स्वीडिश हो, ये सारे जो नाना प्रकार की कंपनियां या नाना प्रकार के जो लोग थे, देश थे, वो किस महादेश से संबंध रखते हैं? यूरोप। तो ये यूरोपीय देशों के बीच जो प्रतिस्पर्धा हुआ, मैं तू की कहानी, ये मेरा, हम आगे, वर्चस्व दिखाने का जो ये था, होड़ लगा हुआ था। होड़ समझते हैं ना, मतलब आगे बढ़ने का होड़, मतलब कि हम दिखा रहे हैं सब, दादागिरी। तो यूरोपीय देशों के बीच व्यापार की प्रतिस्पर्धा ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ का कारण बना। चूंकि आपको बता दें कि अमेरिका भी गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन उस समय में बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। उपनिवेश क्या बनाकर रखा था? उपनिवेश। उपनिवेश को बोलते हैं कॉलोनीज, मतलब कि वैसा देश जो कोई किसी देश के अधीन रह रहा हो। जैसे मान लीजिए आप लोग हमारे गुलाम हैं, तो हम हो गए, हमारे उपनिवेश हो गए आप लोग, तो आप हो गए चंद्रा सर के उपनिवेश। तो जब आप उपनिवेश रहेंगे, कॉलोनीज है, तो हमको ज्यादा सुविधा मिलेगा, रॉ मटेरियल हमको ज्यादा मिलेगा कि कम? यही था ब्रिटेन या इंग्लैंड के पास। इसलिए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, क्योंकि रॉ मटेरियल आसानी से मिल गया था, और जिस रॉ मटेरियल आसानी से मिलने का कारण उसका उपनिवेश ज्यादा था। तो यहां पर क्या हुआ कि यूरोपीय देशों के बीच, चूंकि अमेरिका भी गुलाम था किसका? अंग्रेज का, इसलिए जब इसके अंदर का भाग का अध्ययन जब करिएगा, तो ये अमेरिका भी जो है, उत्तरी अमेरिका का जो पार्ट है, उसमें है आपका एक देश जिसका नाम है यूएसए। क्या नाम है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ऊपर कनाडा है, कनाडा के नीचे है यूएसए, उसके नीचे है मैक्सिको। पढ़े ही होंगे आप लोग ज्योग्राफी में। तो ये जो अमेरिका का पार्ट है, ये अमेरिका का उत्तरी भाग यूरोपीय लोगों से ज्यादा ताल्लुकात रखता था, ज्यादा संबंध था, यानी व्यापार वगैरह ज्यादा होता था अमेरिका के किस पार्ट से? उत्तरी पार्ट से। यानी गोरे लोगों का वर्चस्व किस पर था? उत्तरी अमेरिका पर। दक्षिण वाले लोगों पर उत्तरी अमेरिका का, दक्षिण वाले लोगों पर गोरे लोगों का वर्चस्व था नहीं। तो दक्षिण वाला हो गया काले लोगों का, गोरा नहीं, काला बोल नहीं रहा है, लेकिन काला हो ही गया। तो उत्तर वाला गोरा और नीचे वाला काला, इसलिए नीचे वाला अमेरिका का एक पार्ट था जिसका नाम था बराक ओबामा। नाम सुने हैं? कौन था? तो पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? अश्वेत का मतलब काला, श्वेत नहीं है। अश्वेत का मतलब काला नहीं बोल रहा हो, बोल रहा है श्वेत नहीं है, गोरा नहीं है। गोरा नहीं है मतलब क्या है? लेकिन काला बोल नहीं रहा हो, तो अश्वेत हो गया, क्योंकि वो दक्षिण से हिस्सा था। और ये दास प्रथा पे बहुत जकड़ा हुआ था। कौन? अमेरिका। तो आइए देखते हैं हम लोग अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कौन कौन सा कारण था। आ गया है, देखिए नोट्स आ गया है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर कहाँ आएगा? आप तक पहुंचेगा। ठीक, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए हम थोड़ा इस कहानी को बता रहे थे। यूरोपीय देशों के बीच व्यापार की प्रतिस्पर्धा, इसमें कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं। फटाफट कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, थोड़ा लंबा चौड़ा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हमको पता है आप लोग का भी कमजोर होगा। कमजोर इसलिए है क्योंकि उस पर ध्यान देते नहीं है, शुरू से पढ़ते आए हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लेनिन, रूसो, शेक्सपियर, ये सब कभी सुने ही नहीं। ज्यादा सिर्फ नाम सुन लिया काफी है, इतना नहीं। और जब आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तब बोलता है तो खतरनाक हो गया क्वेश्चन। तो लिखिएगा ब्रिटिश क्या क्या कारण था। हेडिंग क्या देना है, समझ में आया? हेडिंग लिखिए अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम होने का कारण, या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होने का कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होने का कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होने का कारण। ऑनलाइन वाले को पीडीएफ दीजिए सर, एकदम मिल जाएगा पीडीएफ, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, कारण उसमें पहला पॉइंट लिखेगा ब्रिटिश सरकार की उपनिवेशों पर अधिक नियंत्रण। बोल रहे हैं, लिखेगा फिर उसको समझिएगा। ब्रिटिश सरकार का उपनिवेशों पर अधिक नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार का उपनिवेशों पर अधिक नियंत्रण। लिख लिए? ब्रिटिश सरकार का उपनिवेशों पर अधिक नियंत्रण। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, ये सप्तवर्षीय युद्ध का संबंध सीधा भारत से आएगा कर्नाटक युद्ध से, थर्ड कर्नाटक वार। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना? कौन सा कर्नाटक युद्ध? तीसरा। तो तीसरा कर्नाटक वार जो था, जो भारत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा जा रहा था। एक्चुअल में वो लड़ाई फ्रांस और किसका है? इंग्लैंड का। लड़ कहां रहा है?
क्योंकि दोनों कंपनी पहुंच गया। जैसे आप लोग दो आदमी है, ये दोनों खूब झगड़ा करता है, ये दोनों आस एजुकेशन में है। अब ये यहाँ पर चल रहा है, वो वाला जो ब्रांच है हम लोग का, ब्रांच नहीं मतलब वो वाला जो ऑफिस है वहां पर जहाँ क्लास होता था पहले, याद है? मेरे अनुसार छत्तीसगढ़, मेरे और कुणाल सर के अनुसार छत्तीसगढ़। अब ये दोनों पहुंचेंगे कहां पर? छत्तीसगढ़। तो लड़ेंगे कि प्यार करेंगे? लड़ेंगे, बोले तू यहाँ रहे, तू यहाँ रहे, दोनों में एकदम मारपीट शुरू हो गई। तो अंग्रेज और फ्रांस दोनों पहुंच गया कहां पर? कर्नाटक में। तो कर्नाटक की लड़ाई भी इसमें क्या हो गई? सम्मिलित। वही कर्नाटक का थर्ड वार जो था वो सप्तवर्षीय युद्ध से क्या था? प्रभावित था। एक क्वेश्चन बन चुका है, 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। पहला कि कौन सा कर्नाटक युद्ध का नाम लिए? तीसरा कर्नाटक युद्ध का संबंध विश्व के किस युद्ध से संबंधित था? सप्तवर्षीय। फिर इसमें 2 क्वेश्चन और जोड़िए कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 63, 56 से 63, लेकिन ये 1763 उसके बीच का अवधि है। और 56 से 63 ही आपका कर्नाटक क्या है? तीसरा कर्नाटक युद्ध का है। यानी जो सप्तवर्षीय युद्ध का डेट है वही आपका किसका डेट है? कर्नाटक वार का है। क्लियर है? तो 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने और युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए करों में क्या कर दी? वृद्धि। यही लाइन है कि ब्रिटिश सरकार का उपनिवेशों पर क्या नियंत्रण? अधिक नियंत्रण। ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने लगा। तो ज्यादा से ज्यादा कर वसूलेगा तो उसमें त्राहम त्राम होगा ना सब। तो जाहिर सा बात है उसके कारण अमेरिकी क्रांति यहां पर देखने को मिलेगी। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम होना शुरू हो जाएगा, लोग विद्रोह करना शुरू कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, करों में वृद्धि। जो कर में वृद्धि किया उसी से दूसरा क्वेश्चन, करों में वृद्धि और प्रतिनिधित्व का अभाव। लिख लीजिए, करों में वृद्धि और प्रतिनिधित्व का अभाव। करों में वृद्धि, टैक्स को बढ़ा दिया, और प्रतिनिधित्व का अभाव। प्रतिनिधित्व का अभाव मतलब कि जो उपनिवेशवादियों ने, उपनिवेशवादी मतलब जो कॉलोनीज बनाकर रखा था, एक स्लोगन चला था उस समय में, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। ये एग्जाम में पूछेगा आपका, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आपका टैक्स भी नहीं लगेगा। वही बोला है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसको टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। तो वही बोला, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये करों में वृद्धि कर दिया एक, और प्रतिनिधि का क्या हो गया? अभाव। अब बोल रहा है कि प्रतिनिधि है ही नहीं तो हम कर क्यों देंगे? तो इस कंडीशन में कर अच्छे से वसूल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही बोला, उपनिवेशवादियों ने प्रतिनिधि के बिना कर नहीं के सिद्धांत पर जोर दिया, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके कारण भी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो अपने चरम पर चला गया। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, उपनिवेशवादियों का, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछेगा। उपनिवेशवादियों का नारा था, उपनिवेशवादियों का नारा था, उपनिवेशवादियों का नारा था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। उपनिवेशवादियों का नारा था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन कोई कर ही नहीं रहा तो टैक्स उसको देने की आवश्यकता है ही नहीं। अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट हुआ ना, तीसरा पॉइंट, बढ़ता तनाव और संघर्ष। बढ़ता तनाव और संघर्ष, बढ़ता तनाव और संघर्ष। एक बार थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन अगर पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़िएगा ना तो जाके आपको विस्तार रूप देखने को मिलेगा। बढ़ता तनाव और संघर्ष। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए कर ज्यादा किया कि कम? प्रतिनिधित्व है कि नहीं? इसलिए बोला कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए करों और उपनिवेशों के प्रति कठोर नीतियों के कारण तनाव क्या हो गया? बढ़ गया। जबरदस्ती आपसे हम बोलेंगे टैक्स देना पड़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा? खराब लगेगा। तो तनाव बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम प्यार से बोले कोई बात नहीं दे पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, अच्छा लगेगा? खराब? अच्छा। लेकिन यहाँ तनाव क्या हो गया? बढ़ गया, जो अंततः 1775 में लैक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई के साथ स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। ये दोनों का संबंध है किससे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो लिख लीजिएगा, लैक्सिंगटन। लिख दे क्या? बड़ा सा लिख दे रहे हैं, लैक्सिंगटन। जैसे वाशिंगटन लिखते हैं ना, वाशिंगटन होता है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति थे ना वाशिंगटन, उसी तरह लिखेगा लैक्सिंगटन। लैक्सी, लक्स साबुन होता है, लक्सगटन, ऐसे याद रखिए। लैक्सीगटन, लैक्सिंगटन, लैक्सिंगटन, 2-3 बार बोलिए, लैक्सिंगटन। ये सब शब्द ऐसा है ना कि बोले नहीं है कभी, कभी सुने थे?
तब फिर लैक्सिंगटन, और एक है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड, कान होता है कान, कान है आप लोग का, कान कार्ड, कान कार्ड। लक्स साबुन है, कानून में लगाइए आराम से, है ना। तो लक्स, तो ये आ गया लैक्सीगटन। लक्स से क्या बना, लैक्सीगटन, और कान से क्या बना, कॉनकॉर्ड। तो दिमाग में सोचिए तो याद हुआ, कम से कम लक्स तो दिमाग में आ ही रहा होगा, और कान याद आ रहा होगा, कान। लक्स साबुन कहाँ लगाना है, कान में। तो दो नाम याद आया, कौन कौन, लैक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, लैक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड। फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। याद हो गया। जरूरी नहीं कि पूरा शब्द हुबहू वैसे ही याद हो, अनुस्वार बिंदा छूट जाए तो कोई दिक्कत, काम चला होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन देगा ना वो। तो लक्स दिमाग में चला गया, लैक्सीगटन हो गया। कान दिमाग में चल गया तो कान का कार्ड हो गया, कान कार्ड। क्लियर है। तो ये दोनों की लड़ाई का संबंध किससे था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से था। अभी और है इसमें पॉइंट, अच्छा ये अभी आ रहा है। स्वतंत्रता की घोषणा, देखिए ये स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई, 4 जुलाई 1776 को। अमेरिकी, पढ़े लिखेगा नहीं, सुनिएगा। अमेरिकी महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसमें 13 उपनिवेशों को ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की घोषणा की। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सारे देश होते थे, और उसमें बोला कि जो जो उपनिवेशिक रूप में है उसको कुछ पार्ट को क्या कर दिया जाए, अलग किया जाए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ 1775 से 83 तक, अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। कौन भाग ले रहा है, अमेरिकी उपनिवेशवादी। किसके खिलाफ भाग ले रहा है, ब्रिटिश सेना के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश सेना का ही, ब्रिटिश जो था, ब्रिटिशियर्स का ही क्या था, ये उपनिवेश था, गुलाम था, है ना। तो उसी का ना विरोध करेगा। हम लोग किसका विरोध कर रहे थे, अंग्रेज का। क्यों विरोध कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम। अमेरिका वाला किसका विद्रोह कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है, अंग्रेज का। क्यों, क्योंकि गुलाम था। सिंपल कंसेप्ट, जब वहां नहीं समझ में आए तुरंत अपना भारत का कंसेप्ट को क्लियर करिए, वहां आपके पास वही सेम आंसर होगा। तो ब्रिटिश सेना के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिसमें अंततः अमेरिकियों को क्या मिल गई, जीत, और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हो गई। समझ में आ रहा है। ये सारा प्रोग्राम होने के बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया। फिर इसके तहत एक संधि हुआ था जिसका नाम क्या था, पेरिस की संधि। कौन सी संधि, पेरिस। 1783 में पेरिस की संधि में ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। पेरिस की संधि के द्वारा ठप्पा लगा दिया कि अब आप क्या हैं, आजाद हैं, स्वतंत्र है। जैसे हम लोग को माउंटबेटन योजना के तहत ठप्पा लगा दिया कि दोनों क्या हो गया, अलग हो गया, भारत और पाकिस्तान। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना आया था। चलिए आपका नोट्स आ गया है, सब लोग एकदम अपने जगह पे रहिए, सबको मिल जाएगा। नहीं, ये पेरिस की संधि नहीं लिखना, नहीं है, छोड़ दीजिए। पॉइंट सिर्फ लिखना है, पॉइंट। मिल गया सबको। अच्छा 2 मिनट तब रुक ही जाते हैं, जल्दी से दे तो, ताकि आप लोग उस पर नोट कर लीजिए, है ना। और लाइए, और लाइए। हेलो, ध्यान दीजिए इधर। और नहीं है, बच गया। चलिए चलिए जल्दी। लाइए, मिला आपको। डबल नहीं लीजिएगा, नहीं तो कितना नंबर आप सोच लीजिएगा। चाहे आपका जिगरी दोस्त क्यों ना हो,
डबल कोई नहीं लेंगे। जिनको जिनको मिल गया पहला क्वेश्चन का आंसर लिखिए। यूरोपीय देशों के बीच व्यापार की प्रतिस्पर्धा। किसको नहीं मिला? अच्छा, आ जा रहा है, आ जा रहा है। और बचा है, इधर दे दीजिए, मिल जाएगा। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है एक दूसरे से लड़ाई। उसको ठीक कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। वहां दे दीजिए आगे। और बचा है, प्रतिस्पर्धा नहीं लिख पा रहे हैं। हो गया। हाँ। और बचा है क्या? और है? कितने लोगों को नहीं मिला? कितने लोगों को नहीं मिला? हाथ उठाइए, अच्छे से हाथ उठाइए, तो फिर नहीं मिलेगा सर। हम काउंट करेंगे, हाथ उठाइए। 1 2 3 4, 4 लोग हैं। इधर हैं 5। जिनके पास 2 होगा हम पहले बोल दिए। 1 नंबर के लिए क्या होगा? पीछे है, देखिए पीछे आ रहा है, लीजिए लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, आ रहा है, बहुत सारा निकल रहा है। ए इधर दे दीजिए, तो इधर दे दीजिए, पहले इनको दे दीजिए आगे फर्स्ट। अरे इधर दीजिए, इधर दीजिए, वो लड़ रही है तभी से। मिल गया। आगे बढ़े, इधर भी दे दीजिए, उनको दे दीजिए, उधर दे दीजिए उनको। और किन्हीं के पास 2 2 नहीं ना है? इस स्लोगन बड़ा काम का चीज है नहीं। दोबारा बोले फिर तुरंत तुरंत निकल रहा है, तिबारा बोले फिर निकल रहा है। लो, आज जिसके पास 2 होगा कितना नंबर के लिए? अभी और निकलेगा, दे ही देते हैं, छोड़ यार। चलिए अब स्टार्ट करें। और है, उनको दीजिए ना, उनको मिल गया। और किन्हीं को घटा? सबको मिल गया ना? चलिए बहुत अच्छा। लिख लीजिए जिनको जिनको मिला है। यूरोपीय देशों के बीच व्यापार की प्रतिस्पर्धा। चलिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 में। क्वेश्चन नहीं है। बारह में कोलंबस ने, थोड़ा आगे पीछे शायद हो गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखे। सप्तवर्षीय युद्ध कितना नंबर पे है? अच्छा कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। हम बता देंगे आपको क्वेश्चन नंबर, टेंशन मत लीजिए। और बचा है क्या? वो पेज और बचा है? नहीं बचा है। अच्छा आप मिला के देख लीजिएगा, नंबर बता दिए। नंबर हम बता देंगे। चलिए, पहला नंबर है ना। दूसरा में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी, कितना नंबर पे है? आपका काम होगा तुरंत बताना दोनों लोग। 12 नंबर। इसको कितना नंबर है? 12 नंबर। अब ठीक है। अब ये देखिए, ये जो बीच में है ये कौन सा लाइन है? अक्षांश की देशांतर? देशांतर रेखा नहीं है। विषुवत रेखा भी तो अक्षांश रेखा ही है ना। और ये वाला जो पार्ट है अक्षांश की देशांतर? देशांतर है। तो देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर है आपका, अभी चर्चा किए थे, यूरोप। और यूरोप से चला था कौन सा महासागर होते हुए? अटलांटिक महासागर होते हुए, अटलांटिक महासागर ना। और अफ्रीका के पास पहुंचा था केप ऑफ गुड होप। और खोज दिया था किसको? अमेरिका को खोज, अमेरिका का। ये हम तुरंत तुरंत नंबर बता देंगे इन लोग को, कितना नंबर, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए, कोलंबस, यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है?
कोलंबस के बारे में हालांकि पहले भी चर्चा की है। कोलंबस पूछेगा कि मूल रूप से कहां का निवासी था, तो मूल रूप से इटली। इटली एक प्रायद्वीप है। इटली क्या है? प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा है, जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा। मूल रूप से कहां का निवासी? इटली। और इन्होंने नागरिकता ग्रहण किया था कहां का? स्पेन। तो स्पेन निवासी कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। कौन सा महासागर होते हुए? अटलांटिक महासागर होते हुए। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के पास ये रुके थे, है ना, और अमेरिका को खोजे। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। 7 वर्षीय या 7 वर्षीय युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1756। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे हल्ला नहीं करिए सर, क्या बोल रहे हैं? हाथ उठाइए ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है? 16 नंबर है। आप लोग हेल्प करिएगा, 16 नंबर है। बाप रे, 16 नंबर है। सप्तवर्षीय युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? कल इसको ठीक कर देंगे हम, जो आपका सेट में है ना वही क्वेश्चन हम इधर कर देंगे, ठीक है। आज कुछ हुआ होगा मिस कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से ये गलती हो गया है। 1756। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कीजिए। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763, कितना साल? सप्त मतलब कितना? तो 56 से 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 7 नहीं हुआ? तो 56 से कितना? 63 तक यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में हुआ एक विश्व युद्ध जैसा ही था, जिसमें उस समय की प्रमुख राजनीतिक और सामरिक शक्तियों ने क्या किया? भाग लिया। प्रमुख शक्ति जो भाग लिया था उसमें कौन था? ग्रेट ब्रिटेन। कौन था? फ्रांस। कौन था? स्पेन। कौन था? पुर्तगाल। कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? पर्शिया। तो लिखिए, सप्तवर्षीय युद्ध लिख के डैश दीजिएगा। 1756 से 63। जल्दी जल्दी जो पॉइंट बोल रहे हैं वही लिखेगा। 1756 से 63, 1756 से 63, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63। फिर अगला पॉइंट लिखेगा, प्रमुख शक्तियां। प्रमुख शक्ति, उसमें नाम लिखे ग्रेट ब्रिटेन। प्रमुख शक्ति में लिखे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस, स्पेन, स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिख दीजिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया, परसा जिसको बोलते हैं, परसा भी आप लिख सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया और परसा। हो गया? हो गया? फिर से ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया और परसा। अब प्रभाव कहां कहां पड़ा? प्रभाव, इसका इफेक्ट किस किस देश या महादेश पर पड़ा? प्रभाव, तो सबसे पहले यूरोप, यूरोप के समस्त देशों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यूरोप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत, भारत और भी अन्य क्षेत्र था लेकिन मुख्य रूप से यही यूरोप पर पड़ा, उत्तरी अमेरिका पर पड़ा और भारत पर पड़ा। भारत में, फिर अगला पॉइंट लिखेगा, भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध का, युद्ध के रूप में इसे जाना जाता है। भारत में थर्ड कर्नाटिक वार, भारत में इसे, भारत में इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। हो गया? उत्तरी अमेरिका में इसे फ्रेंच एंड इंडियन वार के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे क्या छूट गया? भारत में इसे कर्नाटक वार के रूप में, कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसको कहा जाता है फ्रेंच एंड इंडियन वार। उत्तरी अमेरिका में इसे, उत्तरी अमेरिका में इसे फ्रेंच एंड इंडियन वार
के नाम से जाना जाता है? फ्रेंच एंड इंडियन वार। आपसे पूछ देगा कि सप्तवर्षीय युद्ध को उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध को भारत में किस नाम से जाना जाता है? कौन सा कर्नाटक? तो किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। उत्तरी अमेरिका में इसे फ्रेंच एंड इंडियन वार के नाम से जाना जाता है। रिजल्ट क्या हुआ? लिखिए परिणाम। रिजल्ट, परिणाम। जगह खत्म हो जा रहा है क्या? तो पेज निकालिए, कॉपी लिखिए। आज पहला दिन थोड़े हम लिखा रहे हैं। आपको तो आदत पता है कि आदत है लिखाने का हमको। नहीं लिखिएगा? लिखिएगा तभी काम करेगा वो। सिर्फ वो जो क्वेश्चन है एससीईआरटी का और उसका सिर्फ आंसर जान गए टिक टिका के तो हमको समय नहीं लगेगा। 10 मिनट का काम है, आराम से टिक टिका देंगे, कहानी खत्म। लेकिन उससे रिजल्ट नहीं होगा। जो लिखा रहे हैं यही से क्वेश्चन पूछेगा। क्या लगता है 8वां 9वां क्लास 6ठा 7वां क्लास का पढ़ के आप रिजल्ट मार दीजिएगा? यही सब क्वेश्चन आपसे बनाएगा जो आपके एससीईआरटी के बुक में नहीं है। तो परिणाम लिखे। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका और भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। ब्रिटेन मतलब अंग्रेज, इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका, दोनों गुलाम था ना उत्तरी अमेरिका और भारत। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका और भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। अपनी शक्ति को मजबूत किया। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका और भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। हो गया? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जहां पर आप बना सकते हैं आंसर। अब जो है क्वेश्चन इसका अन्य नाम है, कुछ अलग विदेश में मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो फिर अन्य नाम लिखिए। भारत में तो कर्नाटक वार हो गया, बोलिए कौन सा? तीसरा। उत्तरी अमेरिका में फ्रेंच एंड इंडियन वार हो गया। इसके अलावा अन्य नाम में लिखिएगा मेमोरियन वार। मेमोरियन या मोमेरियन उसी को कहते हैं, मोमेरियन वार। ये स्वीडन और पर्शिया के बीच जो आपस में युद्ध हो रहा था ना, स्वीडन और पर्शिया के बीच, उसमें नाम दिया मोमेरियन वार। लिख दे क्या? मामेरियन लिख देते हैं। मामेरियन, मामा होता है ना मामा जी, तो मामा जी से बना मामे। क्या बना? मामे। तो मामेरियन वार, मामेरियन वार, मामा का वार, मामेरियन वार। हो गया? ब्रैकेट में कर देगा स्वीडन और पर्शिया के बीच, स्वीडन और पर्शिया के बीच। तब वही सप्तवर्षीय युद्ध का ही पार्ट है। मेमोरियन वार जो है वो स्वीडन और पर्शिया के बीच। उसके बाद लिखिएगा तृतीय सिलेशियन युद्ध। सिलेशियन, सिलेशियन तृतीय सिलेशियन युद्ध पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच। पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच। यही ऑस्ट्रिया का राजकुमार का हत्या होने के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तत्कालिक कारण था ना वो, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच। हो गया? तृतीय सिलेशियन युद्ध था पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच। अब इसका कारण, परिणाम हो गया। कारण लिखिए, कारण, रीजन क्या था? कारण। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था? तो उपनिवेशों पर नियंत्रण के लिए, उपनिवेश पर नियंत्रण, जैसे उपनिवेश था कौन? अमेरिका। उपनिवेश था कौन? भारत। तो उपनिवेशों पर नियंत्रण के लिए, उपनिवेशों पर नियंत्रण के लिए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष, या दूसरे शब्दों में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, है ना? तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहा है उपनिवेश के लिए। और ये ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड यानी अंग्रेज का ही गुलाम था कौन? भारत। अंग्रेज का ही गुलाम था कौन? अमेरिका, था ना? और अंग्रेज अपना प्रभुत्व को स्थापित करना चाह रहा है हर जगह पर। और उस बीच उसके साथ साथ उसका दोस्त भी आ रहा है कौन? फ्रांस। तो उन दोनों के बीच अपना स्वार्थ जो है वो टकरा रहा है। अब दोनों में लड़ेगा, जो जीता वही सिकंदर। लड़ेगा तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? तो दो युद्ध आप लोगों को पता होगा, एक वांडीवास का युद्ध और एक वेदरा का युद्ध। याद है? तो वांडीवास और वेदरा के युद्ध में फ्रांसीसी और डच को क्या करता है? भगा देता है कौन? अंग्रेज। और लंबे समय तक क्या करता है? शासन करता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसका परिणाम में एक दो पॉइंट और है जो लिखने की जरूरत नहीं है, सुनिएगा। ब्रिटेन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों पर क्या कर लिया?
अधिकार और अमेरिका में फ्रांसीसी शक्ति का क्या हुआ? अंत। भारत में प्रभाव, अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया? अधिकार। जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसका डेट क्या था? पहला 1700। अच्छा, कालकोठरी की दुर्घटना कब हुई थी? अच्छा छोड़िए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1700। तो सप्तवर्षीय युद्ध के आसपास दिख रहा है क्या? कितना साल आसपास? आज 1756 में कालकोठरी दुर्घटना हुआ था। उस समय में नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। तो बंगाल का भी खेल यहाँ चल रहा है और उसमें अंग्रेज लोग यहाँ पहुंच चुका है। उसी खेल को इसको कोरिलेट करिएगा तो इस पे पूरा अधिकार बनाने का प्रयास करेगा कौन? अंग्रेज। किस पर? भारतीयों पर। तब ना गुस्सा हो जाता है सिराजुद्दौला और पूरा का पूरा 146 लोगों को क्या कर देता है? बंद। बोलता लो आप बताओ। और 123 लोग उसमें क्या हो जाते हैं? और जिसको इतिहास में हम लोग कालकोठरी की दुर्घटना के नाम से जानते हैं, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी उसको बोलते हैं, जो 1756 में हुआ था। इसी के बाद प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 में प्रारंभ कर दिया गया था। पढ़े है ना? तो यही है, अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आर्थिक प्रभाव में देखेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध के कारण इंग्लैंड को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कोई भी युद्ध होता है तो उसमें जान माल की हानि होती है, उसमें फायदा ज्यादा नहीं होता है, नुकसान बहुत होता है। हर एक युद्ध में नुकसान होना तय है और कोई भी देश संवर नहीं सकता है युद्ध करके, उसको क्षतिपूर्ति करना ही करना पड़ेगा। तो यहां भी 7-7 साल का युद्ध हो रहा है। 1 मिनट के युद्ध में तो आपका हालत खराब हो जाता है। सही गलत? बीपीएससी वाले बच्चों को जो पिटाई लगा था, कुछ घंटे का ही ना माहौल था, हालत खराब हो गया था। बार बार बोलिएगा कि सर यही क्या बोलते हैं, थोड़ा दुख होता है, लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई बिहार सरकार जो भी की वो सही नहीं था कि सही था? नहीं था। तो वो एक कुछ क्षण का बात था। ये कितना साल का बोल रहे हैं? 7 साल में कितना क्षति हुआ होगा दोनों की तरफ से, हुआ होगा ना? अच्छा, अभी ज्वलंत मुद्दा में आप उठा लीजिए इसको, क्या नाम है आपका? यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया का। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। नहीं है? कितना खूबसूरत शहर था कौन? यूक्रेन। यूक्रेन सबसे बहुत खूबसूरत था कौन? यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन अभी खूबसूरत है? बदसूरत हो गया, बड़ी मार मारा है उसको। कौन? रशिया। जहां जाता था प्राग, जहां जाता था प्राग, और उसके पीछे उसके ऊपर बंदूक चलाने वाला कौन? अमेरिका। पूरा जब पॉलिसी पढ़िएगा ना पूरा विश्व युद्ध वगैरह, तब आपको खेल समझ में आ रहा है वर्तमान समय में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि हम लोग वो पूरा पिछला पृष्ठभूमि हम लोग को पता नहीं है, हम लोग तुरंत देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया क्यों मार रहा है भाई, ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब वहां से पता करिएगा तब आपको आधुनिक समय में जो भी घटना घट रहा है उसके बारे में जानकारी मिलते चलेगा। अमेरिकी क्रांति, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या हो गया था? विद्रोह। आगे क्वेश्चन देख लीजिए तो 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 सब में एक एक छूट गया लगता है। अमेरिका में धार्मिक दृष्टिकोण से किसकी प्रधानता थी? प्रोटेस्टेंट की। प्रोटेस्टेंट क्या था कि जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग थे, ईसाई धर्म को प्रायोरिटीज जो देता था उसी को कहा गया क्या? प्रोटेस्टेंट। तो जाहिर सा बात है कि पहले हमारे यहाँ जब पढ़ते होंगे आप एंशिएंट हिस्ट्री, हम लोग अपना भारत का इतिहास के बारे में बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? वैदिक काल। हाँ या ना तो बोलिए। क्या प्राचीन काल के भारत के इतिहास में आपने कभी मुस्लिमों का चर्चा सुना? ईसाइयों का? तो यहां पर आप वैदिक काल समझते होंगे, वैदिक साहित्य समझते होंगे, बौद्ध के बारे में समझते होंगे, जैन के बारे में समझते होंगे, यही ना था? लेकिन मध्यकालीन भारत का इतिहास जब आया तो वहां पर इस्लाम का उदय हो गया। बोलिए। यानी यहां पर हिंदू, अगर हम लोग बात करें सनातन धर्म हिंदू का धर्म था, और यहां पर देखें तो कौन था? मुस्लिम युग। मध्यकालीन युग मुस्लिम युग था, और उसके बाद आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, और इस मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों का प्रभाव हमारे यहाँ देखने को मिलता है, और वहां पर आ गया ईसाई मिशनरियां यहाँ पर स्थापित हो गई, हिंदू मुस्लिम ईसाई। तो ये जो ईसाई धर्मावली को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग होते थे उसको नाम दिया गया क्या? प्रोटेस्टेंट। क्या नाम दे दिएगा? प्रोटेस्टेंट। तो लिख लीजिएगा वहां, ईसाई धर्म से संबंधित प्रोटेस्टेंट। अमेरिका में धार्मिक दृष्टिकोण से किसकी प्रधानता थी? प्रोटेस्टेंट, क्योंकि अमेरिका गुलाम था, उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन में प्रायोरिटीज था किसका? ईसाई धर्म का। और उसी ईसाई धर्म को मानने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटेस्टेंट। तो वहां पर जब भी प्रोटेस्टेंट बोलेगा तो समझेगा वो ईसाई धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर ना? आगे सप्तवर्षीय युद्ध में प्रमुख रूप से कितना नंबर है? 8।
सप्तवर्षीय युद्ध में प्रमुख रूप से कौन से देश शामिल है? ये तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, पहला दूसरा क्वेश्चन सही बन जा रहा है। नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस, यानी इंग्लैंड और फ्रांस। गौरवपूर्ण क्रांति कहां हुई थी? इंग्लैंड में। पहली बार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी? क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखिएगा। हटा दें इसको। इंग्लैंड और कौन हो गया? फ्रांस। 3 नंबर है, 1765 में प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने क्या पारित किया था? अच्छा नहीं, ये नहीं है, ये क्वेश्चन कहाँ है? यही है, अच्छा ठीक है। 3 नंबर है ना, 3 नंबर है। 1765 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने क्या पारित किया था? स्टाम्प एक्ट। कौन सा एक्ट? स्टाम्प एक्ट। अब सवाल उठता है कि सर स्टाम्प एक्ट था क्या? तो जितने भी कागज से संबंधित जो भी चीज बनता था उस पे एक टैक्स इशू किया जाता था। क्या किया जाता था? टैक्स। उसी टैक्स का नाम रखा गया था क्या? स्टाम्प टैक्स। तो लिखिए, कागजी या कागज से बने वस्तुओं पर, कागज से बने वस्तुओं पर, कागज से बने वस्तुओं पर जो टैक्स लगाए जाते थे, कागज से बने वस्तुओं पर जो टैक्स लगाए जाते थे, जो टैक्स लगाए जाते थे उसे स्टाम्प एक्ट के द्वारा परिभाषित किया गया था। और हमारे भारत में 1765 में इलाहाबाद की संधि, इसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्राप्त करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। याद है ना? यानी अंग्रेज का प्रभुत्व बढ़ा कि घटा? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ ना। तो इस इलाहाबाद की संधि के बाद 3 प्रांत जो था इंपोर्टेंट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों का दीवानी प्राप्त करने का, यानी राजस्व वसूल करने का, यानी टैक्स वसूल करने का अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों का। यानी दादा बन गया कौन? अंग्रेज। अब पूरा प्रभुत्व अपने हाथ में ले लिया कौन? अंग्रेज। तो पूछेगा किस संधि के फलस्वरूप अंग्रेज का एकाधिकार, सर्वोच्च अधिकार हो गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद की संधि। कब हुआ था? 1765। आज थोड़ा समय ज्यादा लग गया है, मतलब कम समय में ज्यादा समय है, हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए, क्वेश्चन नंबर कम है। पढ़े हैं बहुत कुछ लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ है? कम। तो आज हम लोग यहीं पर क्या करेंगे? क्लास को विराम देंगे, अगले क्लास में फिर स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है? और वर्ल्ड हिस्ट्री है सर, थोड़ा सावधानी से पढ़िएगा, इसमें भाग दौड़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री तो हमेशा पढ़ते हैं तो दिमाग में रहता है। आपका कल हम करते हैं फिर, ठीक है? ऑनलाइन वाले लोग को किसी भी तरह का असुविधा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, जो आप लोग का क्लास होता है वो फाउंडेशन चलेगा।